नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्टोरी टेलर दीपक और आप सुन रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखित उपन्यास मौत का खेल। यह पार्ट 14 है। अब आगे। अगले दिन 10 बजे नर्स एलिस लौट आई। 10:05 पर वह सर गोकुल दास के पास पहुंची और 10:07 पर उसने डॉक्टर कश्यप को फ़ोन किया। डॉक्टर कश्यप सब कामकाज छोड़कर फायर ब्रिगेड के इंजन की रफ्तार से गोकुल दास एस्टेट पहुंचा। वह सर गोकुल दास के बेडरूम में पहुंचा। आते ही उसने नर्स एलिस को और शांता को कमरे से बाहर निकाल दिया और दरवाज़ा भीतर से बंद कर दिया। कोई विशेष बात हो गई है, इसकी जानकारी मिनटों में एस्टेट के सारे कर्मचारियों को हो गई। मैं और मार्था भी सर गोकुल दास के बेडरूम के बाहर के गलियारे में आ खड़े हुए। शांता और नर्स एलिस पहले से ही गलियारे में मौजूद थी और किसी नौकर चाकर ने बेडरूम के पास फटकने की जरूरत नहीं की थी। लगभग 15 मिनट बाद डॉक्टर कश्यप ने द्वार खोलकर गलियारे में कदम रखा। वह बेहद गंभीर था। उसने बारी बारी से हम सबको घूरकर देखा और फिर कठोरता और अधिकार मिश्रित स्वर में पूछा, क्या हुआ था? कोई कुछ नहीं बोला। सवाल उसने किसी व्यक्ति विशेष से नहीं किया था। हम सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। बात क्या है डॉक्टर? थोड़ी देर बाद शांता बोली, सर गोकुल दास एकाएक बुरी तरह कोलैप्स हो गए हैं। डॉक्टर बोला, कल सुबह मैं उन्हें बड़ी अच्छी हालत में छोड़कर गया था और आज वह यूं भयभीत और उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। मैं कहता हुआ कल और आज में जरूर कोई ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई है जिसके वजह से साहब इतना आतंकित हो उठे हैं। उन्हें देखकर लगता है जैसे उन्हें कोई भारी सदमा पहुंचा है। लेकिन डॉक्टर, शांता हड़बड़ाए स्वर में बोली, यह कैसे हो सकता है? कल नर्स की जगह मैं साहब के पास रही थी। मुझे तो उनके मूड में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था और नर्स एलिस के लौटने तक मेरे अतिरिक्त कोई उनके पास नहीं आया था। आपको उनमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया था? मुझे वे कुछ उत्तेजित तो जरूर लगे थे, लेकिन उनका उत्तेजित होना मुझे बड़ा स्वाभाविक लगा था। आज 6 महीने बाद माधुरी वापस आने वाली है और आप जानते ही हैं कि वे माधुरी से कितना प्यार करते हैं। माधुरी से मुलाकात होने की कल्पना ने ही उन्हें थोड़ा उत्तेजित कर दिया होगा। थोड़ा उत्तेजित? मैडम, वे इस बुरी तरह आतंकित हैं कि आतंक से उनके नेत्र फटे जा रहे हैं। हर क्षण ऐसा लगता है जैसे वे कुछ कह पाने की जी जान से कोशिश कर रहे हैं। उनकी नब्ज तेज हो गई है और वे इतनी बेचैन का अनुभव कर रहे हैं जैसे उनके दिल में तूफान उठ रहा हो। इसे आप थोड़ा उत्तेजित हो जाना कहती हैं? माधुरी पहले भी आया करती थी। पहले तो उनकी ऐसी बुरी हालत कभी नहीं हुई। फिर तो भगवान जाने क्या हो गया है। शांता चिंतित स्वर में बोली, किसी और को कुछ मालूम हो? डॉक्टर कश्यप हम लोगों की ओर दृष्टिपात करता हुआ बोला। हम में से कोई कुछ नहीं बोला। खैर, डॉक्टर बोला, मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है। इस समय वे सोए हुए हैं, कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे। और नर्स, इस बात का तुम्हें खास तौर से ख्याल रखना है। अगर तुम्हें उनकी तबीयत ज़्यादा खराब होती दिखाई दे तो मुझे फ़ौरन फ़ोन करके बुला लेना। जब तक उनकी तबीयत सुधार नहीं हो जाती मैं यहाँ रोज़ आया करूँगा। मैंने नई प्रिस्क्रिप्शन लिख दी है। दवाइयाँ और इंजेक्शन मंगवा लेना। और अगर अगले सप्ताह के दौरान साहब की हालत नहीं सुधरी तो नर्स, तुम्हारी छुट्टी कैंसल। नर्स ने धीरे से सहमति सूचक ढंग से सिर हिला दिया। शांता की आंखों में बेचैनी दिखाई देने लगी, लेकिन उसकी बेचैनी को मेरे अतिरिक्त कोई नहीं भांप सकता था। केवल मुझे मालूम था कि नर्स एलिस की छुट्टी कैंसिल हो जाने से शांता की माधुरी और सर गोकुल दास की हत्या की सारी स्कीम फेल हो जानी थी। लेकिन शांता एक अनुभवी अभिनेत्री थी। शीघ्र ही
उसके चेहरे पर ऐसे भाव प्रकट होने लगे जैसे वह सर गोकुल दास की वर्तमान दशा के प्रति बेहद चिंतित हो। डॉक्टर साहब, शांता भाव विहीन स्वर में बोली, कोई भारी चिंता की बात तो नहीं है, फिलहाल तो स्थिति कंट्रोल में है। डॉक्टर कश्यप धीरे से बोला, लेकिन साहब शौक की जिस स्थिति में से गुजर रहे हैं उसमें कुछ भी संभव है। शायद माधुरी के आ जाने के बाद उनकी तबीयत सुधर जाए, शायद, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि हो क्या गया है। वे एकाएक इतने आतंकित क्यों दिखाई देने लगे। लगता है जैसे कोई भारी चिंता एकाएक उन्हें भीतर ही भीतर खाने लगी है। मैंने आज से पहले उन्हें कुछ कह पाने की इतनी तीव्र चेष्टा करते नहीं देखा। काश मैं जान पाता कि वे मुझे क्या बताना चाहते हैं, काश वे बोल पाते। डॉक्टर कश्यप ने एक गहरी सांस ली और चुप हो गए। उसने नर्स को अपने पीछे आने का संकेत किया और वापस बेडरूम में घुस गए। शांता ने ही बेडरूम की और कदम बढ़ाया, लेकिन कुछ सोचकर वह ठिठक कर खड़ी हो गई। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर वहां से विदा हो गया। डॉक्टर के जाने के बाद शांता बेडरूम में घुसी, लेकिन अधिक देर भीतर नहीं टिकी। कुछ ही देर बाद वह बेडरूम से निकलकर अपने कमरे में चली गई। नर्स एलिस ने बेडरूम का दरवाज़ा भीतर से बंद कर लिया। शाम को 4 बजे शांता मुझे लेकर सांता क्रूज एयरपोर्ट पर गई। माधुरी का प्लेन ठीक समय पर एयरपोर्ट पर उतरा। शांता ने उसे यूं आगे बढ़कर उसे गले लगाया जैसे माधुरी उसकी अपनी बेटी हो और सारी दुनिया में उसे माधुरी से ज़्यादा प्यारा कोई ना हो। उन दोनों का मधुर मिलन देखकर एक क्षण के लिए तो मैं भी यह सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं शांता ने माधुरी की हत्या करने का भयानक ख्याल छोड़ तो नहीं दिया था। माधुरी एक जवानी की दहलीज पर खड़ी बेहद खूबसूरत और सलीके वाली किशोरी थी। मेरा यह सोचकर भी दिल दहल जाता था कि उसकी सौतेली माँ की वजह से शनिवार की रात को वह बास्को नाम के राक्षस का शिकार बनने वाली थी और उसका इतना भयानक अंत होने वाला था। माधुरी की सूरत देखकर मेरा शांता नाम की चुड़ैल की हत्या करने का विचार और दृढ़ हो गया। दोनों कार में आ बैठी। मैं कार ड्राइव करता हुआ उन्हें एस्टेट में ले आया। माधुरी सीधे अपने पिता के पास पहुंची। मुझे यह देखने का अवसर नहीं मिला कि माधुरी से मुलाकात की सर गोकुल दास पर क्या प्रतिक्रिया हुई। अगले 6 दिन निर्विघ्न गुजर गए। उस दौरान डॉक्टर रोज आता रहा। गुरुवार शाम को उसने घोषणा की कि सर गोकुल दास की तबीयत अब पहले से बहुत बेहतर थी। साथ ही उसने नर्स एलिस को भी अपने पूर्व निर्धारित प्रोग्राम के अनुसार छुट्टी पर जाने की आज्ञा दे दी। उस रोज़ शांता की आंखों में एक शैतानी चमक मुझे फिर दिखाई दी। मुझे विश्वास सा हो चला कि अब शांता बास्को से एक बार फिर ज़रूर मिलेगी। वैसे तो पिछले 6 दिन भी मैंने शांता को बहुत कम अपनी दृष्टि से ओझल होने दिया था, लेकिन अब तो मैं साया की तरह उसके पीछे लग गया। शुक्रवार की रात को 11 बजे के करीब मैं शांता को चुपचाप कोठी से बाहर निकलते देखा। वह अपने शरीर को एक रेशमी गाउन में लपेटे हुए थी और वह अपने कमरे की खिड़की के रास्ते निकलकर बाहर आई थी। अगर उस रोज़ मैंने उसे खिड़की के रास्ते अपने कमरे से न निकलते देखा होता तो शायद मैं उसका पीछा नहीं करता। मैं उससे इस बात की अपेक्षा नहीं रखता था कि वह महालक्ष्मी पुल के पार धोबी लेन के झोपड़ पट्टी में नाइट गाउन पहनकर जाएगी। मैं उस समय कोठी की किचन से अपने लिए चाय लेकर वापस लौट रहा था। शांता खिड़की से निकली और इमारत की साइड से होकर पीछे समुद्र की ओर बढ़ी। मैंने चाय की थर्मस को फव्वारे के पास रख दिया और दबे पांव शांता के पीछे बढ़ा। कोठी के पिछवाड़े समुद्र के समीप एक छोटा सा कैबिन बना हुआ था जिसमें स्विमिंग और फिशिंग का सामान रखा जाता था और जो छोटे मोटे रेस्ट हाउस के रूप में भी इस्तेमाल होता था। शांता ने केबिन का ताला खोला और भीतर प्रविष्ट हो गई। उसने केबिन की खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे खींच दिए और फिर भीतर की बत्ती जला दी। केबिन कोठी से दूर था और थोड़ा पेड़ों के झुरमुट से ढका हुआ था, इसलिए कोठी से केबिन ना तो दिखाई देता था और ना उसके भीतर का प्रकाश।
वैसे भी पर्दों की वजह से प्रकाश बहुत कम बाहर फूट रहा था। मैं दबे पांव कैबिन के समीप पहुंचा और उसकी साइड की लकड़ी की दीवार से लगकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कैबिन की समुद्र की ओर की खिड़की खुली थी और उस पर से पर्दा भी हटा हुआ था। फिर मुझे समुद्र के पानी में चप्पू चलाने की आवाज़ आई। थोड़ी देर बाद एक छोटी सी किश्ती किनारे से आ लगी। किश्ती में मुझे एक लंबे चौड़े आकार वाले मानव शरीर का आभास मिला। बास्को, मैं सांस रोके प्रतीक्षा करने लगा। कोई किश्ती से उतरा। उसने किश्ती को खींचकर रेत पर चढ़ा दिया और पेड़ों के झुरमुट की ओर बढ़ा जिधर केबिन था। वह केबिन के द्वार की ओर बढ़ने के स्थान पर उसकी प्रकाशित खिड़की की ओर बढ़ रहा था। खिड़की के समीप आकर उसने भीतर झांका। केबिन के भीतर कृत्रिम प्रकाश सीधा उसके चेहरे पर पड़ा। वह बास्को ही था। वह द्वार की ओर बढ़ा। शांता शायद उसे खिड़की से भीतर झांकते पहले ही देख चुकी थी। बास्को के द्वार के समीप पहुंचते ही द्वार खुल गया। बास्को केबिन के भीतर प्रविष्ट हो गया। फौरन द्वार भीतर से बंद हो गया। कुछ क्षण बाद समुद्र की ओर से खुली खिड़की भी बंद हो गई। मैं लपककर उस खिड़की के समीप पहुंच गया। भीतर का प्रकाश अब बाहर नहीं फूट रहा था। खिड़की पर पर्दा खींचा जा चुका था, इसलिए खिड़की में मौजूद किसी झीरी में से भीतर झांकना भी संभव नहीं था। मैंने खिड़की के साथ कान लगा दिया। शुक्र है वक्त पर आ गए हो। भीतर से आता शांता का मध्यम आवाज़ उसके कानों में पड़ा। शनिवार का प्रोग्राम पक्का है, शांता फिर बोली। मैं इसी केबिन में शनिवार को तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अगर समुद्र से तुम्हें आज की तरह इस केबिन की बत्ती जलती दिखाई दे तो समझना कि कोठी में सब ठीक ठाक है और तुम यहाँ आ जाना। लेकिन अगर इस कोठी की बत्ती ना जल रही हो तो स्टेट के पास फटकना भी नहीं। यहाँ बत्ती न जलती होना इस बात का संकेत होगा कि कोई गड़बड़ हो गई है। समझ गए? समझ गया, बास्को भारी स्वर सुनाई दिया। अगर बत्ती जलती हुई हो तो ठीक 11:30 बजे तुम यहाँ पहुँच जाना। मैं तुम्हें यहीं मिलूँगी, लेकिन समय का ख्याल रखना। वह तो मैं रखूँगा मेम साहब, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए। पूछो। अगर परसों रात को 11:30 बजे के आसपास विमल अपने क्वार्टर में या स्टेट में ना हुआ तो? मैंने उस संभावना पर भी विचार कर लिया है। अगर विमल परसों रात स्टेट में ना हुआ तो हमारी स्कीम एकदम फेल हो जाएगी। लेकिन इस बात की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि वह परसों आधी रात को कहीं चला जाएगा। विमल कहीं आता जाता नहीं है। जब से वह नौकरी पर आया है मैंने उसे एक बार भी अपनी मर्जी से स्टेट से बाहर कदम रखते नहीं देखा। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि शनिवार रात को वह अपने क्वार्टर में ही रहेगा। लेकिन मान लो परसों रात ही वह अपने क्वार्टर पर ना हुआ तो? कैसे नहीं होगा? अलावा तो वह कहीं जाएगा नहीं, और अगर कहीं जाना हो चाहेगा तो मैं उसे इजाज़त नहीं दूंगी। मैं कोई काम का बहाना बना दूंगी। लेकिन अगर वह फिर भी चला गया तो फिर हमें अपनी स्कीम छोड़नी पड़ेगी। इस बार शांता के स्वर में झुंझलाहट का पुट था। तुम बात का बतंगड़ मत बनाओ मिस्टर। मुझे मालूम है विमल कहीं नहीं जाएगा। वह कभी नहीं कहीं जाता। ऑल राइट। और दोनों हाथों में दस्ताने पहनना मत भूलना, और इस बात की पूरी कोशिश करना कि माधुरी चीखने चिल्लाने ना पाए। हालांकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी चीख सुनने के लिए कोई मौजूद नहीं होगा। सर गोकुल दास के सुनने या ना सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और माधुरी अगर गला फाड़कर भी चिल्लाएगी तो उसकी आवाज़ विमल के क्वार्टर तक नहीं पहुंचेगी। लेकिन फिर भी तुम्हें सावधानी बरतनी पड़ेगी। हमें अनहोनी के लिए तैयार रहना चाहिए। शायद कोई भूला भटका आदमी समुद्र की ओर आ जाए और वही माधुरी की चीख सुन ले। मैं ख्याल रखूँगा। माधुरी जरा सी तो लड़की है, उसको बस में करना मेरे लिए क्या मुश्किल होगा। ठीक है, अब जाओ। परसों रात को ठीक 11:30 बजे यहाँ पहुँच जाना, बशर्ते कि इस केबिन की
बत्ती जलती हो। करेक्ट, शाबाश। केबिन से आवाज़ें आनी बंद हो गई। अब जाओ यहाँ से। कुछ क्षण बाद शांता का उतावला स्वर सुनाई दिया। जाता हूँ, बास्को का स्वर सुनाई दिया। आज एक बात मैं घर से ही सोचकर आया था, उस पर अमल कर लूँ फिर जाता हूँ। क्या? यह छोड़ो 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 बदमाश, शांता का छटपटाता हुआ स्वर सुनाई दिया। यह क्या बेहूदगी है? साथ ही कमरे में कोई भारी चीज़ उलटने की आवाज़ आई। यह बेहूदगी नहीं है मेम साहब, बास्को का भारी स्वर सुनाई दिया। यह मेरी दिली इच्छा है। अगर आप यह चाहती हैं कि परसों रात को 11:30 बजे बास्को यहाँ आपकी सेवा में हाजिर ना हो तो छोड़ देता हूँ। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? मेरी सेवाओं के बदले में जो कुछ आप मुझे दे रही हैं, मैं उससे ज़्यादा हासिल करने की सोच रहा हूँ। अगर आपको मेरी हरकत बहुत एतराज़ के काबिल लग रही है तो यह लीजिए, छोड़ दिया आपको। अब आप परसों का कोई और इंतज़ाम कर लीजिएगा। मुझे आपका काम नहीं करना, मुझे आपका रुपया नहीं कमाना। और जो रुपए तुम मुझसे पहले ही ले चुके हो? कौन सा रुपया? कैसा रुपया? कब दिया था? बास्को का उपहासपूर्ण स्वर सुनाई दिया। कमरे में चुप्पी छा गई।